So next is group 14 elements. Group 14 elements में क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये होता है। इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 N3 1। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कार्बन, और सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन। कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। कार्बन इज़ द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। 17th मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा 17th पाया जाने वाला अर्थ के ऊपर। इट इज़ अवेलेबल एज कोल, कोयले की, ग्रेफाइट, डायमंड, तीनों में कार्बन सबसे ज़्यादा कार्बन ही होता है। और इट इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ प्रेजेंट इन द, ये तो प्योर फॉर्म में होता है कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड में। इन कंबाइंड स्टेट किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से भी प्रेजेंट होता है। नेचुरली अकरिंग कार्बन contains two stable isotopes, two stable isotope, C12 C13। थर्ड जो है 14C, जो है 14C, इट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इट्स हाफ लाइफ इज़ 5770 ईयर्स। इसमें मतलब हाफ डिग्रेड हो जाता है, इतने ईयर्स के बाद जो हाफ है वो ख़त्म हो जाता है, इसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। तो इससे ये पता चला है, क्योंकि हर एक जैसे डायनासोर्स हुए इतने पुराने हुए हैं, तो जो भी पुराने फॉसिल्स हैं उसको, उसकी जो उम्र है देखने के लिए कि कितनी पुराने हैं ये C14 जो है ये यूज़ किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि कोई भी जो फॉसिल हमें मिले हैं या कोई भी चीज़ है जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो वो कितनी पुरानी है। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन से सिलिकॉन से कोवलेंट रेडियस बड़ा होता है, और सिलिकॉन से लेड तक इंक्रीज बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रीज़न ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल, क्योंकि हर एक एलिमेंट में जैसे ग्रुप में नीचे आते ही ये पढ़ा हुआ है हमने कि जैसे नीचे आएंगे एक सर्कल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से लगता आएगा। तो दिस न्यू एनर्जी शेल लग रहा है इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। द इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियाई फ्रॉम सिलिकॉन टू Pb is small due to ineffective shielding by valence electrons। इनफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट कम होता है डी और एफ का। बच्चे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट में जैसे ये अभी मैंने बात की है कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज कर लो डी और एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से जो इसकी अट्रैक्टिंग पावर है वो कम कर देते हैं, कौन? डी और एफ, ये बीच में आके सेंटर में आके इन दोनों के न्यूक्लियस, और ये है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ई, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला वैलेंस, और ये जो है न्यूक्लियस है, इसके बीच में डी और एफ जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये इन दोनों के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं अगर नॉर्मल हो तो। मतलब अगर जो बीच में आने वाले, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन
डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग मतलब इसको बचाता नहीं है, वो बचाता नहीं है, तो इससे जो बाहर वाले से इसका अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। डी और एफ इसकी अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाते क्योंकि उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है बच्चे? जो बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन है इसकी अट्रैक्शन को कम करते हैं, ठीक है। एस और पी तो अच्छी तरह से अट्रैक्शन को कम करते हैं, लेकिन डी और एफ है, क्योंकि ये स्पेस में इतने बड़े होते हैं, फैले होते हैं, तो ये इनकी अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाते, कम नहीं कर पाते। तो ये इससे क्या है, इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ जाती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। उसकी वजह से ये जो है पास में आ जाएंगे दोनों, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और अंदर वाला न्यूक्लियस है, आपस में अट्रैक्शन होने के कारण साइज छोटा हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट सेंटर में जो उसको अट्रैक्शन को कम करता है, लेकिन डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये पढ़ा ही हुआ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 13 से 14, क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया, 13 से 14 पे आने पे साइज़ और छोटा हो गया। साइज़ छोटा होने के कारण इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसके हायर हो गई, ठीक है। यही इसका रीज़न दिया हुआ है नीचे। बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, साइज ऑफ द एटम बिकम्स स्मॉलर। साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे जाने पे ये डिक्रीज करती है, ठीक है। डिक्रीज कैसे करते हैं? डिक्रीज इज़ वेरी शार्प फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, लेकिन डिक्रीज इज़ स्लाइट इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज होता है फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ लेड टू टिन, ठीक है। तो थोड़ा सा टिन से लेड पे जाने पे इंक्रीज होता है, अदरवाइज डिक्रीज होता है, लेकिन टिन से लेड पे जाने पे इंक्रीज होता है। ये अगेन रीज़न वही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 14 ग्रुप की स्मॉल इंक्रीज इन एज कंपेयर टू ग्रुप 13। दिस इज़ वाई देयर आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, थोड़े से साइज़ क्योंकि कम हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्रॉम SI टू PB ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिलिकॉन से लेके PB तक, लेड तक सेम रहती है। स्मॉल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टिन टू लेड, टिन से लेड पे थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीज होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट्स शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, ये भी हमने बताया था। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन, f एंड d इलेक्ट्रॉन, 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड्स, ये सॉलिड्स होते हैं। लेस मेटेलिक देन ग्रुप 13 से कम मेटेलिक होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स
आर जनरली हाई होते हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन एंड सिलिकॉन शो ऑक्सीडेशन ऑफ +4 ऑक्सीडेशन, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद +4, ओनली ए फ्यू कंपाउंड्स इन +2। जर्मेनियम जो है +4 में, +4 स्टेट में स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ओनली फ्यू कंपाउंड्स इन +2 स्टेट में होते हैं। टिन फॉर्म द बोथ ऑक्सीडेशन, टिन +4 भी +2 भी दोनों बना लेता है। ओ सॉरी, सो टिन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल है, +4 में आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ये हमने पढ़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे रिडक्शन होती है और रिड्यूसिंग एजेंट पे ऑक्सीडेशन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो +4 स्टेट में जब लेड होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। नेक्स्ट, नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो बिहेवियर है बाकियों से अलग होता है, फैमिली के बाकियों से अलग है। इसके क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या कारण है कि कार्बन ये अलग है। तो एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एक तो साइज इसका बहुत स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल। हायर आयनाइजेशन थेरेपी, आयनाइजेशन थेरेपी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस, इसके डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, पी पे ही ख़त्म हो जाता है, डी होते नहीं, 1s2 2s2 2p2, डी होता ही नहीं इसमें। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, ऐसा क्यों होता है। कार्बन हैज़ ओनली s and p ऑर्बिटल, इट कैन अकोमोडेट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्योंकि s और p ऑर्बिटल्स ही होते हैं, 4 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर संभाल सकता है। अदर मेंबर, दो दूसरे मेंबर हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन डी में डाल सकते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है जी। कार्बन कैन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन p पाई मल्टीपल बॉन्ड बना देता है अपने साथ ही। कार्बन के साथ ही कार्बन p पाई बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है कार्बन का कार्बन से ही। अदर एंड अदर एटम्स, और अदर एटम जो कि साइज स्मॉल है जिनका, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कार्बन का कार्बन से, कार्बन का ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से, तो बन सकता है। ठीक है। हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म, तो हैवियर एलिमेंट जितने भी हैं ये नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बिकॉज उनके एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत बड़े होते हैं और एक दूसरे में इतने बड़े होते हैं कि इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो सकती, आपस में ओवरलैपिंग एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ नहीं सकते, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है। सो कार्बन एटम हैव टेंडेंसी टू
लिंक विद वन अनदर, कार्बन एटम की टेंडेंसी है कि एक दूसरे से ही लिंक कर लेता है, ये एक दूसरे से ही लिंक कर लेता है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन एंड रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है। सो कैटिनेशन इज कि अपने ही मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के चेन और रिंग्स बना देना, तो ये कैटिनेशन है, जो कि कार्बन ही कर पाता है। बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा करता है। डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीज, जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन है जो डिक्रीज करे। कार्बन की बहुत ज़्यादा सिलिकॉन से, सिलिकॉन की जर्मेनियम से ज़्यादा है, जर्मेनियम और टिन इक्वल है। लेड शो ही नहीं करता, लेड शो ही नहीं करता, डज नॉट शो। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप क्या होते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू और मोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रोपी। एक ही एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, फॉर्म्स होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब रिएक्शन करेंगे तो सेम करेंगे, लेकिन जो फिजिकल देखने में वो बिल्कुल, जैसे कोयला और डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट पेंसिल में होता है, आपने देखा काला काला सा ग्रेफाइट, और डायमंड कैसा शाइन करता है, लेकिन दोनों ही कार्बन से ही बने होते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। और लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अंदर वो कार्बन ही होता है, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन का अरेंजमेंट कुछ और होता है, अंदर जो उसका क्रिस्टल होता है उसमें कुछ और अरेंजमेंट होता है। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहती हैं। तो दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो दो तरह से एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड एंड ग्रेफाइट। फुलरेन डायमंड, ईच डायमंड कार्बन अंडरगो sp3, ग्रेफाइट डायमंड फुलरेन्स। अब डायमंड शुरू होता है, सॉरी, फुलरेन डायमंड ये अलग अलग है। डायमंड में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, sp3। ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली लिंक टू द अदर कार्बन्स थ्रू cc बॉन्ड विच इज़ 154 pm। 154 pm में इनका होता है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो प्रॉपर्टीज, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा अर्थ पे जो हार्ड है वो डायमंड ही है। इट इज़ यूज फॉर एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। ये हार्ड टूल्स को शार्प करने के लिए काम में आता है। मेकिंग डाइज और टंगस्टन फिलामेंट्स, शार्प करने के लिए, किसी चीज़ को तीखा करने के लिए। जैसे ये लोहे के, आपने देखा होगा कि ये कई बार कटर होते हैं छोटे से, किसी चीज़ को काटने के लिए, शीशे को काटने के लिए छोटा सा डायमंड भी लगा हो सकता है उसके ऊपर काटने के लिए। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है, एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन ये इससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, हर एक कार्बन आप देख लेंगे 4 से जुड़ा होगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, और उसकी लेंथ भी सेम होगी 154 pm, 154 pm। ग्रेफाइट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में फ़र्क आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट 2 डायमेंशनल शीट है, मतलब जैसे कागज़ होता है, कागज़ एक शीट की तरह होता है, तो वैसे ये होता है कागज़ की तरह, सॉलिड नहीं होता, एक पेपर की तरह शीट होती है, बहुत बारीक, पेपर से तो बहुत ज़्यादा बारीक। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स फ्यूज टुगेदर,
तो ऐसा लगता है कि हेक्सागोनल रिंग्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और दीज लेयर्स आर हेल्ड बाय द वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस से ऐसा लगता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज 340 pm। 340 pm डिस्टेंस होता है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। तो ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। सॉफ्ट स्लिपरी होता है, बिल्कुल एक दूसरे फिसलने वाली लेयर्स होती हैं। ड्राई लुब्रिकेंट, मशीन्स में यूज़ होता है ड्राई लुब्रिकेंट। रनिंग एट हाई टेम्परेचर, जहाँ पे ऑयल नहीं यूज़ कर सकते वहाँ ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक देखिए हेक्सागन, ऐसे लग रहा है कि हेक्सागन है। हेक्सागन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, हेक्सागन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक लेयर होगी, एक पेपर, जैसे कागज़ के ऊपर कागज़ रखा होता है, कॉपी बन जाती है, ऐसे ये एक कागज़ होगी, एक कागज़ की लेयर होगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कागज़ की लेयर होगी, ये दूसरे कागज़ की लेयर होगी नीचे वाली। ठीक है, ये कॉपी का दूसरा पेज हो गया, फिर उसके नीचे तीसरा पेज हो गया। ठीक है, ये तीसरा पेज हो गया कॉपी का। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और रिंग्स होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।